हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 18 में इससे पहले हम डेरिवेशन कर चुके हैं फॉर द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, और उसके बाद हमने डेरिवेशन की थी एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स, ये तमाम हमारी डिस्कशन प्रीवियस वीडियो में हुई, जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी क्लास 12 की चैप्टर 18 के लिए। इस प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स एक जगह उसमें एक मिस्टेक है जो मैं चाहूँगा कि आपको बता दूँ ताकि आप किसी कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। मैंने एक जगह h/2π की वैल्यू कैलकुलेट की थी, आप देखेंगे वीडियो तो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ मैंने h की वैल्यू 6.673 10⁻⁻34 लिख दी है, फिर डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई पाई किया है। ये वैल्यू गलत है, सही वैल्यू ये है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स इंटू सेकेंड। और उसके बाद जो वैल्यू में आंसर में लिखी है वो सही है, 1.05 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स इंटू सेकेंड। तो आप प्लीज़ उसको करेक्ट कर लीजिएगा। एक जगह एरर भी हो गई है उसी वीडियो में, उस वीडियो के तकरीबन एंड पर वो आपको एरर नज़र आएगी। उसमें मैंने जो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट है एक स्टेप में तो लिखी है -1/n² इंटू me4/32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h रेड्यूस्ड स्क्वायर। लेकिन अगले स्टेप में 7 में मिस कर गया, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर मिस कर गया हूँ, तो उसको भी आप ठीक कर लीजिएगा। यानी वो ऐसे लिखा हुआ है 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट h रेड्यूस्ड स्क्वायर। मेरा ख्याल है कि 2 स्टेप्स में लिखा हुआ है, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये थी हमारी पिछली वीडियो के बारे में बात। आज की इस क्लास में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि नील बोहर ने हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम में जो डिफरेंट सीरीज़ हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर सीरीज़ की अलग अलग लाइनों की अलग अलग वेवलेंथ होती है, तो नील बोहर ने वो फार्मूला डिराइव किया है जिसकी मदद से आप हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम में मौजूद किसी भी सीरीज़ की किसी भी लाइन की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि ये काम तो आप रिडबर्ग्स फार्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन रिडबर्ग्स फार्मूला आप जानते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, उसमें रीजनिंग नहीं है। लेकिन नील बोहर ने जो डेरिवेशन की है उसमें आपको तमाम स्पेक्ट्रम के बारे में रीजनिंग मिल जाएगी कि वो सीरीज़ कैसे बनती हैं और वो लाइनों की अलग अलग वेवलेंथ क्यों बनती हैं। वो सारी बातें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, हम आगाज़ करेंगे उसी जगह से जहां हमारा प्रीवियस टॉपिक ख़त्म हुआ, यानी एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट से। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम is given by Em equals to -1/n² into me4 divided by 32 pi square epsilon naught square h reduced square। और जो ब्रैकेट में मौजूद है सारे कांस्टेंट्स, उनकी वैल्यूज ऑलरेडी आपकी नॉलेज में है। So this is the formula for the energy of nth orbit of hydrogen. नील बोहर ने इस फार्मूले को अप्लाई किया और अपने थर्ड पोस्टुलेट की मदद से एक रिलेशन हासिल कर लिया। आपको याद है व्हाट वाज द थर्ड पोस्टुलेट? वो आपको याद दिलाते हैं। थर्ड पोस्टुलेट नील बोहर का ये कहता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी इनिशियल ऑर्बिट से फाइनल ऑर्बिट में ट्रांजिशन करता है, जबकि इनिशियल ऑर्बिट की एनर्जी फाइनल ऑर्बिट की एनर्जी से ज़्यादा हो,
तो ऐसा करते हुए इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है और ये एनर्जी एक फोटोन की शक्ल में रिलीज होती है। तो आइए फिर सपोज कर लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जिस इनिशियल ऑर्बिट से ट्रांजिशन कर रहा है उस ऑर्बिट की एनर्जी EI है, लेट्स सपोज, और उस ऑर्बिट का नंबर है यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है NI, और जिस ऑर्बिट में जा रहा है इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट का नंबर है NF और उसकी एनर्जी है EF। और ये भी सपोज कर लेते हैं कि EI इज़ ग्रेटर दैन EF। ऐसी कंडीशन में EI की वैल्यू ये होगी, एनर्जी ऑफ इनिशियल ऑर्बिट is EI equals to -1/Ni² into Me4 divided by 32 pi square epsilon naught square h reduced square, and the energy of final orbit is EF equals to -1/NF² into Me4 divided by 32 pi square epsilon naught square h reduced square। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इन दोनों वैल्यूज़ में ब्रैकेट में कांस्टेंट्स हैं, वो तो चेंज होंगे नहीं, मगर ब्रैकेट से पहले जो ऑर्बिट के नंबर्स हैं वो ज़रूर चेंज हो गए हैं। जबकि Ni is equal to number of initial orbit, and NF is number of final orbit. अब अकॉर्डिंग टू नील बोहर्स पोस्टुलेट, जब इलेक्ट्रॉन इनिशियल से फाइनल ऑर्बिट में ट्रांजिशन करेगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा EI माइनस EF, क्योंकि हम ये अस्यूम कर रहे हैं कि एनर्जी EI इज ग्रेटर दैन द एनर्जी EF। If EI is greater than EF, then according to Bohr's postulate, EI minus EF is equal to h nu। अब EI और EF की वैल्यूज पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यूज ऑफ EI and EF। EI और EF की वैल्यूज पुट कर दीजिए। -1/Ni² into Me4 upon 32 pi square epsilon naught square h reduced square, and plus 1/NF² into Me4 upon 32 pi square epsilon naught square h reduced square is equal to h nu।
तो स्टूडेंट्स हम लेफ्ट हैंड साइड पर जो कांस्टेंट्स हैं सारे वो बाहर निकाल सकते हैं, इन्हें कॉमन ले सकते हैं। तो हमें मिलेगा हमें हासिल हो जाएगा me4 upon 32 pi square epsilon naught square h reduced square into 1 over nf square minus 1 over ni square is equal to h nu। हमें चाहिए फार्मूला वेवलेंथ के लिए। तो राइट हैंड साइड पर फ्रीक्वेंसी को हम वेवलेंथ में चेंज कर लेंगे फार्मूले से। और एक और आपने बात नोट की होगी कि मैंने कॉमन लिया तो जो फर्स्ट टर्म का -1 ओवर एन स्क्वायर एन आई स्क्वायर है उसको बाद में लिख दिया और 1 ओवर एन एफ स्क्वायर को पहले लिख दिया ताकि पॉजिटिव वैल्यू पहले आ जाए। बट C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। आप यकीनन जानते होंगे कि वेव मोशन का ये फार्मूला है और किसी भी वेव की स्पीड कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। V इक्वल्स टू न्यू लैम्डा where V is the speed of wave, nu is the frequency and lambda is the wavelength। आप ये फार्मूला जब लाइट के लिए अप्लाई करते हैं तो लाइट की स्पीड को c से डिनोट करते हैं और चूंकि फोटोन जो एमिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन वो लाइट का फोटोन है, लिहाजा ये लाइट की स्पीड c यहाँ पर पुट कर दी गई। न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज़ वेवलेंथ ऑफ लाइट और वेवलेंथ ऑफ फोटोन। और न्यू इक्वल्स टू c ओवर लैम्डा। पुट दिस in above equation। ये वैल्यू जनाब आप पुट कर दीजिए ऊपर वाली इक्वेशन में। सो वी गेट व्हाट me4 upon 32 pi square epsilon naught square h reduced square into 1 over nf square minus 1 over ni square is equal to h c over lambda। ये आ गया जी फार्मूला। अब राइट हैंड साइड से आप एच सी को लेफ्ट पर ले आइए। राइट हैंड साइड से आप एच सी को अगर लेफ्ट पर ले आते हैं तो आपको हासिल होगा me4 डिवाइडेड बाई 32 pi square epsilon naught square h reduced square into hc into 1 over ni square minus 1 over nf square equals to 1 over lambda। आपके जहन में है ना रिडबर्ग्स फार्मूला, तो नील बोहर का फार्मूला भी उसी शेप में आपको मिलने वाला है। 1 ओवर लैम्डा राइट हैंड साइड पे आ गया। अब यहाँ पर आप h भी देख रहे हैं और h रिड्यूस भी देख रहे हैं। मेरा ख्याल बेहतर होगा कि हम उन दोनों को एक ही फॉर्म में ले आए, यानी h को भी h रिड्यूस की शक्ल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें इसको 2 पाई से डिवाइड करना होगा और यहाँ 2 पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 पाई ऑन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पर 2 पाई से मल्टीप्लाई 2 पाई से डिवाइड करें। सो me4 डिवाइडेड बाय 2 से मल्टीप्लाई किया 64, पाई से मल्टीप्लाई किया पाई क्यूब, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर विल रिमेन अनचेंज
एंड सो विल एच रिड्यूस स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा h अपॉन 2 पाई c इंटू 1 ओवर एन आई स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि h अपॉन 2 पाई एच सी के h रिड्यूस के बराबर होता है, बट h अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू h रिड्यूस्ड। तो क्या रह गया, ये सिंप्लीफाई होने के बाद जब आप h रिड्यूस यहाँ पुट कर देंगे तो मेरे ख्याल में हम डायरेक्ट लिख देते हैं h रिड्यूस q ME4 अपॉन 64 पाई क्यूब, 64 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h reduced cube c into 1 over n I square minus 1 over n f square is equal to 1 over lambda। लेफ्ट हैंड साइड पर ब्रैकेट से पहले जितने भी आप वैल्यूज देख रहे हैं दे आर ऑल कांस्टेंट्स, तो मेरे ख्याल उन कांस्टेंट्स की वैल्यूज पुट करके एक वैल्यू हासिल कर लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू हासिल कर लेते हैं। सपोज ME4 divided by 64 pi cube epsilon naught square h reduced cube into c is equal to RH। ऐसा करेंगे तो वही शेप बन जाएगा जो रिडबर्ग्स फार्मूला का है। देन 1 over lambda equals to RH into 1 over NI square minus 1 over NF square। सो ये है वो फार्मूला, बोहर का फार्मूला, जिसकी मदद से आप हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम में मौजूद सीरीज़ की किसी भी लाइन की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे कभी मैं वजाहत करता हूँ। लेकिन सवाल ये है, क्या ये जो RH है रिडबर्ग्स कांस्टेंट जैसा ही है या उससे डिफरेंट है? आपको ये जानकर यकीनन मैं समझता हूँ कि अगर बहुत हैरान नहीं होंगे तो ज़रूर एक्साइटेड ज़रूर होंगे कि कहाँ से बोहर ने डेरिवेशन शुरू की और पोस्टुलेट बताए, उसके बाद फिर डेरिवेशन के बाद इतने सारे कॉन्स्टेंट्स इकट्ठे हुए, मगर RH की वैल्यू हैरत अंगेज तौर पर वही आती है कि जो रिडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू है। यानी अगर आप सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो यू विल गेट 1.097 इंटू 10 to the power 7 पर मीटर। एग्जैक्टली ये वही वैल्यू है जो रिडबर्ग्स कांस्टेंट की है। मगर रिडबर्ग्स कांस्टेंट में के फार्मूले में ये शक्ल थी जनाब रिडबर्ग के फार्मूले की, 1 over lambda equals to R into 1 over P square minus 1 over N square। तो हम कहते थे कि अगर आप P की जगह 1 पुट कर देंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा लाइमन सीरीज़ के लिए, अगर आप P की जगह 2 पुट कर देंगे तो फार्मूला बन जाएगा बामर सीरीज़ के लिए, वगैरह वगैरह। लेकिन हम ये नहीं जानते थे उस वक्त कि आखिर P की जगह 1 जो पुट करते हैं वो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और फिर ये कि जब P की जगह 1 पुट कर देते हैं तो फिर N की वैल्यू 2 से शुरू होती है, तो ये क्यों 2 से शुरू होती है, और जब आप P की जगह 2 पुट कर देते हैं तो N की वैल्यू 3 से शुरू होती है। अब आपको इस सारी बात का या सारे सवालात का जवाब मिल जाएगा इस बोहर के फार्मूले में।
अब बात क्लियर हो गई है। ये जो आप p की जगह 1 2 3 पुट करते हैं, दरअसल ये इनिशियल ऑर्बिट होता है, और ये जो आप n लिख रहे हैं ये फाइनल ऑर्बिट होता है। देखिए, अगर मैं इस फार्मूले में पुट कर देता हूं ni इक्वल्स टू 1 और nf इक्वल्स टू n, then 1 over lambda equals to RH into 1 over 1 square minus 1 over n square, where n equals to 2, 3, 4 up to infinity. अब ज़रा गौर कीजिए, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि दरअसल लाइमन सीरीज़ बनी किस तरह से। आपको याद है कि डिस्चार्ज ट्यूब में, कैथोड रे ट्यूब में, जब हमने इलेक्ट्रॉन को गुजारा था, कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को गुजारा था, तो वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एटमों से टकराए, और उन इलेक्ट्रॉन के एटमों से टकराने के नतीजे में एटमों के अंदर मौजूद, जैसे ये एटम है हाइड्रोजन का और ये उसका न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट है, और फर्स्ट करें इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है, ये चौथा ऑर्बिट है, वगैरह वगैरह। जब एटम से कोई इलेक्ट्रॉन हिट करेगा, इलेक्ट्रॉन कोई हिट करेगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन? जो कैथोड रे ट्यूब में मूव कर रहे हैं बहुत स्पीड से, वो मूविंग इलेक्ट्रॉन जब इस एटम को हिट करेगा हाइड्रोजन के, तो दिस एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब बाय दिस इलेक्ट्रॉन। ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन जज्ब कर लेता है, और जब एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन को तो ये रेज होता है ऊपर की तरफ। इट मे गो टू सेकेंड ऑर्बिट, इट मे इवन गो टू थर्ड ऑर्बिट, मे बी इन फोर्थ ऑर्बिट। और ये आप जानते हैं कि किसी भी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन स्टे नहीं करता, इट रेडिली कम्स डाउन, फिर ये इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाता है। यानी जिस एटम से मेरी मुराद है कि डिस्चार्ज ट्यूब में ऐसे एक एटम तो था नहीं, जाहिर सी बात है कि बिलियंस ऑफ एटम्स होंगे। अब उन बिलियंस ऑफ एटम से बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हिट करते हैं तो किसी एटम को एनर्जी कम मिलती है, किसी को ज़्यादा, किसी को बहुत ज़्यादा। तो सबसे कम एनर्जी जिस एटम को मिलती है, उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में रेज होता है, और उससे ज़्यादा एनर्जी जिस एटम को मिलती है उसमें इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में चला जाता है, और ज़्यादा मिले तो फर्स्ट से थर्ड में चला जाता है, और ज़्यादा मिले तो फर्स्ट से इनफाइनाइट ऑर्बिट में चला जाता है। और फिर इन एटमों के अंदर मौजूद ये इलेक्ट्रॉन जब नीचे आते हैं तो ये फोटोन रिलीज़ करते हैं, और सबसे कम एनर्जी का फोटोन वो वाले एटम रिलीज़ करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में पहुंचा था। अब सेकेंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आया फर्स्ट ऑर्बिट में, तो ये फोटोन रिलीज़ हुआ, और ये फोटोन की जो लाइट है ये लाइमन सीरीज़ की फर्स्ट लाइन के तौर पर अपीयर हो जाती है। अगर आप उस फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे तो ये उसी फोटोन की वेवलेंथ है जो हाइड्रोजन के उन एटमों ने रिलीज़ किया था जिनमें इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट में आए। मेरा ख्याल है बात क्लियर हो गई है। और वो एटम जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में पहुंच गए थे, उन एटमों के इलेक्ट्रॉन जब थर्ड से फर्स्ट में आएंगे तो जो पहले वाले फोटोन है उससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे, और ये होगी सेकंड लाइन की एनर्जी। इसी तरह से थर्ड लाइन की एनर्जी उन एटमों की लाइट है जिनमें इलेक्ट्रॉन फोर्थ से फर्स्ट में आए, और सबसे ज़्यादा एनर्जी की लाइट उस वक्त इमिट होती है जब एटमों में इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आते हैं। और यूँ जनाब लाइमन सीरीज़ की पूरी बात समझ में आ गई। यानी ये फार्मूला बन गया लाइमन सीरीज़। दिस इज़ द फार्मूला फॉर
लाइमन सीरीज़, और ये फार्मूला है जनाब लाइमन सीरीज़ के लिए। इसी तरह से अब आप अपने जहन को थोड़ा सा अप्लाई कीजिए तो ख़ुद ही बात समझ जाएंगे। यानी अगर आप Ni की जगह 2 पुट कर दें और Nf की जगह वही N पुट कर दें तो हम समझ जाते हैं कि दरअसल बामर सीरीज़ जो बनती है तो वो उस वक्त बनती है जब हाइड्रोजन के एटमों में इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आते हैं। यानी फॉर बामर सीरीज़ के लिए आप पुट करें Ni इक्वल्स टू 2 एंड Nf इक्वल्स टू n, तो आपको मिलेगा 1/λ इक्वल्स टू RH इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, जबकि इसमें n वैल्यू 3 से शुरू होगी, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी। सवाल यह है कि n की वैल्यू 3 से क्यों शुरू होगी? जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी उसी वक्त रिलीज़ करेगा ना जब हायर से लोअर ऑर्बिट में आएगा, और हमारे पास इस वक्त लोएस्ट ऑर्बिट है सेकंड ऑर्बिट। ये कैसे? क्योंकि हाइड्रोजन में तो लोएस्ट ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट होता है, तो ये सेकंड कैसे बन गया? दरअसल इस सीरीज़ हासिल होने की वजह यह है कि हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर इंक्रीज़ किया गया ओवर 5000 अप टू 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। उससे ये हुआ कि हाइड्रोजन के बहुत से एटमों में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से चले गए सेकंड ऑर्बिट में, और वहाँ वो स्टे कर गए क्योंकि टेम्परेचर को मेंटेन किया गया। और जब उस गैस में से कैथोड रेज गुजरी तो वो कैथोड रेज के इलेक्ट्रॉन्स ने हिट किया हाइड्रोजन के इन एटमों को जिनमें इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में स्टे किए हुए हैं बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर विच इज़ इंटेंशनली केप्ट, ताकि इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड ऑर्बिट में रहें ज़्यादातर। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो सेकेंड ऑर्बिट में थे, जब उन्हें बाहर से एनर्जी मिली, बाहर से एनर्जी का मतलब जो कैथोड रे के इलेक्ट्रॉन आ रहे थे उन्होंने जब हिट किया इन एटमों को तो इलेक्ट्रॉन चले गए, कोई थर्ड में चला गया, कोई फोर्थ में, कोई फिफ्थ में, कोई इनफाइनाइट में, और जो जहाँ गया वापस कहाँ आया? सेकेंड ऑर्बिट में, और उससे फोटोन रिलीज़ हुए। ये फोटोन जो रिलीज़ हुए इन्होंने बनाई बामर सीरीज़। अब सबसे पहली लाइन बामर सीरीज़ की कौन से एटमों की एनर्जी है? बिल्कुल सही समझे हैं आप, ये उन एटमों की एनर्जी है जिनमें इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में आते हैं। सेकेंड लाइन बामर सीरीज़ की बनती है उस लाइट से जो एमिट करते हैं वो एटम जिनमें इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से सेकेंड में आते हैं, और बामर सीरीज़ की आखिरी लाइन बनती है उन एटमों की लाइट से जिनमें इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में आते हैं। तो स्टूडेंट इसी तरह से पाशन सीरीज़ भी हासिल की गई है। यानी पाशन सीरीज़ में इलेक्ट्रॉन्स को रेज किया गया अप टू थर्ड एनर्जी स्टेट, यानी थर्ड ऑर्बिट में उनको लाया गया और फिर उन्हें किया गया एक्साइटेड ताकि वो चले जाएं ऊपर वाले ऑर्बिट्स में। वो गए ऊपर, वापस आए, और इस तरह से पाशन सीरीज़ बनी, और फिर इसी तरह से ब्रैकेट और फुर्न सीरीज़ भी हासिल हुई। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमें सारी बात समझ में आ गई कि किस तरह से हाइड्रोजन के एटम्स सीरीज़ बनाते हैं, या हाइड्रोजन के एटमों से निकलने वाली लाइट डिफरेंट सीरीज़ बनाती है। आपको शायद पता होगा कि नील बोहर को इस कारनामे पर जो उसने एक्सप्लेन किया ना स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को, इस कारनामे के नतीजे में नील बोहर को नोबेल प्राइज़ मिला था। आई थिंक ही डिज़र्व्ड इट, और ये कोई आसान काम तो नहीं था। इट टुक हिम ईयर्स, और उसके बाद फिर ये सारी वजाहत वो कर पाया। स्टूडेंट्स अब हम इस पोजीशन में हैं कि एक एनर्जी डायग्राम की मदद से समझ सकें सीरीज़ को मज़ीद। तो अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एनर्जी डायग्राम। ये हमारे इस टॉपिक का आखिरी हिस्सा है, यानी एग्ज़ाम में अगर एनर्जी डायग्राम बनाने के लिए आपसे कहा जाए तो आप ड्रॉ करेंगे,
अगर सिर्फ सवाल ये हो एग्ज़ाम में कि डिराइव बोर्स फार्मूला फॉर द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द सीरीज़ ऑफ हाइड्रोजन, तो फार्मूला तो आ गया है, वहाँ बात ख़त्म हो जाती है। ये सारी जो वजाहत हमने की है, ये वजाहत सिर्फ आपको समझाने के लिए की है। अच्छा जी, अब एनर्जी डायग्राम, एनर्जी डायग्राम फॉर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। Energy of nth orbit is given by En equals to minus 1 over n square into me4 upon 32 pi square epsilon naught square h reduced square। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं ब्रैकेट में n के सिवा। m is the mass of electron, 9.1 10 to the power minus 31 kilogram. E is the charge of electron, 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb to the power 4। तो फिर यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, डिवाइडेड बाई 32 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय, अच्छा इसके ऊपर भी तो स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर है जनाब, फिर h रेड्यूस का भी स्क्वायर है, वैसे तो एक स्क्वायर भी लगा सकते थे, 1.05 10 टू द पावर माइनस 34 जूल्स इनटू सेकंड स्क्वायर, और फिर ये क्लोज कर दिया। सारी वैल्यूज आ गई, चेक कर लेते हैं। m की वैल्यू आ गई, e की वैल्यू आ गई, m की कोई पावर नहीं है, e की पावर 4 है, 32 है, पाई स्क्वायर है, ये मिस्टेक हो रही है फिर से, पाई स्क्वायर है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये है, स्क्वायर आ गया, h रेड्यूस की वैल्यू है, स्क्वायर आ गया। ये सारी कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, लेकिन ख्याल रखिएगा कि कैलकुलेटर से अगर आप करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि वो वैल्यू इतनी छोटी हो जाएगी कि कैलकुलेटर आपको ज़ीरो वैल्यू दे देगा। तो आपको थोड़ी वर्किंग जो है वो खुद से करनी पड़ेगी विदाउट कैलकुलेटर। यानी आप इसकी पावर 4 कर लीजिएगा, पावर को सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, फिर इसका स्क्वायर कर लीजिएगा, पावर बढ़ जाए, पावर का भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर, सारी पावर्स को ऐड कर लीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, जो भी हो, फिर पावर्स को एक तरफ सॉल्व कीजिए, नंबर्स को एक तरफ, तो फिर यू विल गेट द आंसर। तो आपको आंसर मिलेगा जनाब En इक्वल्स टू, चाहिए आंसर यही, क्या आंसर मिलेगा जनाब, ये होगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल, ये आपको आंसर मिलेगा। जाहिर है कि मेमोरी के बेस पे लिखा है मैंने आंसर, तो कभी कभी याददाश्त में गलती हो भी सकती है, लिहाजा मगर मेरा ख्याल दिस इज़ परफेक्ट, ये करेक्ट है। मगर इतनी छोटी वैल्यू एनर्जी की जब होती है तो आप जानते हैं ना, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। छोटे पार्टिकल की एनर्जीज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लिखी जाती हैं। तो En, बट पहले बता देते हैं आपको, बट 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Therefore, En equals to minus 1 over n square into 2.18 into 10 to the power minus 18 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आपका आंसर आएगा
13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस फार्मूले को आप इस तरह से इस शक्ल में याद रखिएगा, 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहीं ऐसा ना हो कि आप मिस्टेक कर दें यूनिट की। ये फार्मूला आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आंसर देगा। यहाँ लिख दिया हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल में आंसर नहीं आएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। आइए कैलकुलेट करते हैं कुछ ऑर्बिट्स की एनर्जी इस फार्मूले की मदद से। एनर्जी of a few orbits are E1 equals to minus 13.6 over 1 square is minus 13.6 electron volt. Energy of second orbit is minus 13.6 over 2 square. This is minus 3.4 electron volt. Energy of third orbit is minus 13.6 over 3 square और ये मिलेगी 1.51 electron volt. Energy of fourth orbit will be 13.6 over 4 square minus 0.85 electron volt। और इसी तरह से आप पहुंच जाएंगे इनफाइनाइट ऑर्बिट पर। तो इनफाइनाइट ऑर्बिट की एनर्जी हो जाएगी 0। ज़ाहिर है डिवाइड करने वाला नंबर बढ़ते बढ़ते पहुंच जाएगा इनफाइनाइट वैल्यू पर, तो आपका आंसर आ जाएगा 0। तो जनाब ये आपके सामने वैल्यूज़ आ गई हैं एनर्जी की। ज़रा गौर कर लीजिए इन वैल्यूज़ पर कि जैसे जैसे ऑर्बिट्स हायर होते जा रहे हैं इनकी एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। देख रहे हैं आप, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यूज़ है ना, तो देखने में कोई नंबर जितना बड़ा नज़र आएगा नेगेटिव वो उतना ही कम वैल्यू का होगा। यानी फर्स्ट ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी एनर्जी सबसे कम होती है क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। सेकेंड ऑर्बिट में निस्बतन उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, थर्ड में और बढ़ जाती है। और अगर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए इनफाइनाइट ऑर्बिट में तो वो आज़ाद हो जाएगा। ख्याल रखिएगा, जब तक ये नेगेटिव साइन एनर्जी के साथ है तब तक इलेक्ट्रॉन बाउंड है न्यूक्लियस के साथ। यानी नेगेटिव साइन शोज दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड विद द न्यूक्लियस। इसीलिए ये सारी एनर्जीज कहलाती हैं बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ ऑर्बिट्स। दीज आर बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ ऑर्बिट्स। नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 19 में आप पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। आप इसको से मिक्स मत कीजिएगा, बिल्कुल डिफरेंट बातें होंगी वो, ये अलग बात। इस तरह याद रखिएगा, दीज आर द बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स की बाइंडिंग एनर्जी सब नेगेटिव होती हैं। सिर्फ इनफाइनाइट ऑर्बिट की एनर्जी 0 होती है, जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट ऑर्बिट में अगर पहुंच जाता है तो वो आज़ाद हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है अब मैं एनर्जी लेवल्स की डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूँ। सारी वैल्यूज़ हमारे सामने हैं। हाँ, एक और बात, अहम बात तो मैं बता दूँ आपको। देखिए, पहले और दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस देखिए। अगर आप इसका डिफरेंस निकालेंगे ना, यानी फाइनल वैल्यू ये है ना, -3.4 माइनस इनिशियल वैल्यू -13.6, तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी पहले और दूसरी ऑर्बिट की एनर्जी का जो डिफरेंस है
वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है। अच्छा, फिर सेकंड और थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस देखें, यानी सेकंड और थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी का अगर आप डिफरेंस देखेंगे सो दैट विल बी आई थिंक 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ है कितना 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये 1.89 ही आएगा आई थिंक सो, हाँ 10 में से बन गया 9, हाँ ठीक है। और थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस आएगा 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप देख रहे हैं कि पहले और दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी में डिफरेंस ज़्यादा है, सेकंड और थर्ड में डिफरेंस कम है, थर्ड और फोर्थ में डिफरेंस और कम है। यानी जैसे जैसे ऑर्बिट्स हायर होते जाते हैं उनकी एनर्जीज तो बढ़ती जाती हैं, मगर हर दो ऑर्बिट्स की एनर्जी में डिफरेंस कम होता है। यही वजह है कि कभी आप डायग्राम देखेंगे ना हाइड्रोजन के एटमों के ऑर्बिट्स की, तो उनमें एक बात नोट कीजिएगा कि वो ऑर्बिट्स इस तरह से बने होंगे कि ये न्यूक्लियस है अगर, और ये पहला ऑर्बिट है तो ये दूसरा ऑर्बिट होगा, ये तीसरा ऑर्बिट होगा, ये चौथा ऑर्बिट होगा। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट में गैप ज़्यादा है क्योंकि इनकी एनर्जी में डिफरेंस ज़्यादा है। सेकंड और थर्ड क्लोज़र हैं, एनर्जी में डिफरेंस कम है, थर्ड और फोर्थ में और कम है। और यही चीज़ आपको सीरीज़ में जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनमें दिखाई देती है, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस भी उसी तरह से होता है कि फर्स्ट और सेकंड लाइन किसी भी सीरीज़ में फर्स्ट और सेकंड लाइन की एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा होता है, सेकंड और थर्ड लाइन की एनर्जी का डिफरेंस कम होता है, थर्ड और फोर्थ का डिफरेंस और कम होता है। इसीलिए जैसे जैसे लाइनें बढ़ती जाती हैं उनके दरमियान स्पेस या गैप कम होता जाता है। ड्रॉ करते हैं एनर्जी डायग्राम। लेट्स अस्यूम दैट दिस लाइन रिप्रेजेंट्स फर्स्ट एनर्जी लेवल या फर्स्ट ऑर्बिट, n is equal to 1, फर्स्ट ऑर्बिट। और फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी अभी आपने कैलकुलेट की है, कितनी आई है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये सपोज कर लीजिए कि ये सेकंड ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, और ये थर्ड ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रही है लाइन, और ये फोर्थ ऑर्बिट के लिए है, ये फिफ्थ ऑर्बिट के लिए है, ये सिक्स्थ ऑर्बिट के लिए है। आप देख रहे हैं कि लाइंस आर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर, या और होना भी चाहिए बिकॉज द एनर्जी डिफरेंस इज डिक्रीजिंग। और उसके बाद फिर लाइनें ज़ाहिर इतनी क्लोज हो जाएंगी कि दे विल जस्ट merge into each other and it will be very hard to distinguish them from each other। ये जनाब, चलिए ठीक है। ये तो ये सेकेंड ऑर्बिट, इसकी एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये थर्ड ऑर्बिट n = 3, इसकी एनर्जी है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फोर्थ ऑर्बिट है, n सॉरी, और इसकी एनर्जी है E4 = -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये इनफाइनाइट ऑर्बिट मान लेते हैं, और इसकी एनर्जी है E इनफाइनाइट = 0। ठीक है जी। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम बन गई। अब आप इसमें शो कर सकते हैं कि जो सीरीज़ बनती हैं हाइड्रोजन की वो कैसे बनी, मज़ीद वजाहत कर रहे हैं। देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन किसी एटम में
सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आया तो ये रिलीज़ हो गया एक फोटोन, और ये लाइमन सीरीज़ की पहली लाइन में लाइन के फोटोन को जाहिर करती है एनर्जी। और जनाब एटम में जब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट में आया तो जो फोटोन रिलीज़ हुआ उसकी एनर्जी सेकंड लाइन की है, सेकंड लाइन की एनर्जी है, ये थर्ड लाइन की एनर्जी है, ये फोर्थ लाइन की एनर्जी है, वगैरह वगैरह, और थोड़ा गैप से ड्रॉ कर दिया, ये लास्ट लाइन की एनर्जी है। और ये शो हो रही है लाइमन सीरीज, दिस इज लाइमन सीरीज। अच्छा, इसी तरह से आप बामर सीरीज शो कर सकते हैं, बामर सीरीज शो कर सकते हैं। मगर जरा गौर कर लें कि लाइमन सीरीज़ की लास्ट लाइन की एनर्जी कितनी है, याद रखने में इसमें फ़ायदा है, बेहतर है याद रखें इसको, क्योंकि इजी है कैलकुलेट करना। इनफाइनाइट ऑर्बिट की एनर्जी ज़ीरो है ना, फर्स्ट ऑर्बिट की है -13.6, यानी इलेक्ट्रॉन अगर इनफाइनाइट ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज़ करेगा। इसी तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं बामर सीरीज़। बामर सीरीज़ में इलेक्ट्रॉन आते हैं पहले थर्ड से सेकंड ऑर्बिट में, फिर फोर्थ से सेकंड ऑर्बिट में, फिफ्थ से सेकंड ऑर्बिट में, और इसी तरह से सिक्स से सेकंड ऑर्बिट में, और फिर इनफाइनाइट से सेकंड ऑर्बिट में। तो क्या आप बता सकते हैं कि बामर सीरीज़ की लास्ट लाइन की एनर्जी कितनी है? ज़ुबानी बता सकते हैं, ओरली 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे कि लाइमन सीरीज़ की लास्ट लाइन की एनर्जी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बामर सीरीज़ की लास्ट लाइन की एनर्जी है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मेरा ख़्याल है कि पाशन सीरीज़ भी हम इस डायग्राम में इजीली शो कर सकते हैं। और पाशन सीरीज़ की ग्राउंड स्टेट है थर्ड ऑर्बिट, तो ये पाशन सीरीज़ की लाइनें बहुत कम एनर्जी की लाइनें होंगी जनाब, वेरी स्मॉल एनर्जी लाइंस दीज आर। तो ये आ गई पाशन सीरीज़, पाशन सीरीज़। तो ये थी जनाब एनर्जी डायग्राम फॉर डिफरेंट सीरीज़ ऑफ हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम को पहुंचता है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। दैट्स ऑल फॉर टुडे।